हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल पर, जहां पर आज से आपको पीजीटी इकोनॉमिक्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। आज हम सन 2000 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको 25 क्वेश्चन के पार्ट में सॉल्व करेंगे, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको बोरिंग भी ना लगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और इन 25 क्वेश्चन का जो डिटेल डिस्कशन होगा उसको नोट करते जाइए। इससे आपका इन 25 क्वेश्चन से ही लगभग 30-40 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है मुद्रा के मूल्य का। तो इसमें बताना है आपको कि जो वैल्यू ऑफ मनी होती है उसका प्राइस लेवल से कैसा संबंध होता है। तो पहला है विपरीत संबंध, दूसरा है सीधा संबंध, तीसरा है स्वतंत्र संबंध और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका वैल्यू ऑफ मनी होता है यानी कि वी, इसका जो प्राइस लेवल से होता है ये इसका आपका विपरीत संबंध होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो जो फार्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/P होता है, जहाँ पे V वैल्यू ऑफ मनी है और P जो है आपका प्राइस लेवल रहता है। तो ये आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए, V इज इक्वल टू 1/P। इससे आपको पता लग जाएगा कि जो वैल्यू ऑफ मनी है यानी कि मुद्रा का मूल्य, उसका प्राइस लेवल से विपरीत संबंध होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आपको एक फिगर दिया गया है जिसमें से आपको देख के बताना है कि उपरोक्त चित्र में से रेखा BCDG, मतलब ये आपका BCD और G, ये बताना है कि ये क्या आपका प्रदर्शित करता है। तो अगर आप लोगों ने ओलिगोपॉली मार्केट पढ़ा होगा, ओलिगोपॉली, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये BCDG क्या शो करता है। जैसे आपका ये BE और F, ये आपका शो करता है डिमांड कर्व को, डिमांड या एवरेज रेवेन्यू को शो करता है, और जबकि आपका ये BCDG ये वाली लाइन जो होती है ये आपका होता है AMR कर्व को शो करता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका BCDG MR को शो करता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा BCDG सीमांत आय यानी मार्जिनल रेवेन्यू को शो करता है। करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में प्रतिस्पर्धी फर्म के टी बिंदु पर, फिर आपको फिगर दिया है, इसमें आपको देख के बताना है कि ये जो टी बिंदु है यहाँ पे आपका कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो ये जो आपका टी बिंदु है इस पे आपको बताना है कि क्या सही हो। तो पहला ऑप्शन दिया है लाभ सम्मिलित नहीं है, दूसरा है अति सामान्य लाभ सम्मिलित है, तीसरा है सामान्य लाभ सम्मिलित है, चौथा है हानि सम्मिलित है। तो ये जैसे आपका होता है कि मार्केट में आपने पढ़ा है कि जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है MC इज इक्वल टू MR। तो यहाँ पे आपका ये MR हो गया आपका और ये हो गया MC लाइन, दोनों एक दूसरे पे कट गए, तो यहाँ पे MC इज इक्वल टू MR, ये इक्विलिब्रियम हो गया। फिर आप लोग अगर लाभ हानि या अति सामान्य लाभ या जिसे कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अगर वो आपको चेक करना तो उसके लिए आप लोग क्या कहते हैं AC और AR को देखते हैं। तो अगर AC इज इक्वल टू AR रहेगा तो वहाँ पे आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। फिर अगर आपका AC इज ग्रेटर देन AR रहेगा तो वहाँ पे आपको हानि हो जाएगी, और अगर AC इज लेस देन AR रहेगा तो वहाँ पे आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये हो गया AC लाइन हो गई और ये AR पे, तो ये AC इज इक्वल टू AR है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3 सामान्य लाभ सम्मिलित है, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे सिर्फ आपको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये AC आपका ये नीचे से होता और AR ऊपर होता तो वहाँ पे आपका हो जाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर आपका AC ऐसे होता, ये ऊपर होता है AR के, तो यहाँ पे आपको लॉस होने लगेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि लाभ हानि जब भी देखना हो तो AC और AR को ही देखा जाएगा। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए आपका MC इज इक्वल टू MR होना आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको बताना है कि मांग की लोच AR और MR के बीच में आपको संबंध बताना है, कैसा संबंध होता है। तो जो आपका इलास्टिसिटी होता है उसका जो फार्मूला होता है E इज इक्वल टू AR/A
AR माइनस MR, ये आपका रिलेशन होता है इलास्टिसिटी, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू के बीच में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका E इज इक्वल टू AR अपन AR माइनस MR, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस फार्मूले को आप लोग ध्यान से याद करें, क्योंकि कभी कभी तो इस फार्मूले पे ही आपका क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे अगर आप मान लीजिए आपको पूछ लिया कि अगर मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है तो इलास्टिसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो अगर मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे आप लोग जीरो पुट करेंगे तो ये AR कट जाएगा, आपकी इलास्टिसिटी 1 आ जाएगी। तो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा इस फार्मूले को। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा औसत स्थिर लागत को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, मतलब AFC। तो एवरेज को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टोटल जितना रहता है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी रहता है तो उसे डिवाइड कर से, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स्ड पूछा है तो देखेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ है। तो यहाँ देखिए पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, लेकिन यहाँ पे TS दिया है जो कि नहीं होगा। फिर दूसरे क्वेश्चन में आपका बस फिक्स्ड कॉस्ट दिया अपन टोटल कॉस्ट दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में दिया टोटल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर चौथे ऑप्शन में आप लोग देखेंगे वहाँ पे दिया है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो AFC इज इक्वल टू TFC अपन TO, मतलब टोटल आउटपुट। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अनुकूलतम उत्पादन वह है जो अनुकूलतम उत्पादन मतलब ऑप्टिमम प्रोडक्शन, ठीक है। तो पहला दिया ऑप्शन अनुकूलतम फर्म के द्वारा उत्पादित किया जाता है, दूसरा औसत लागत के अधिकतम बिंदु पर किया जाता है, तीसरा औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर किया है और चौथा शून्य सीमांत लागत पर उत्पादित किया है। तो जब भी आपसे अनुकूलतम उत्पादन या ऑप्टिमम प्रोडक्शन पूछता है तो सबसे पहले आप लोग एवरेज कास्ट को ही देखेंगे, मतलब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 तो आपका गलत हो जाएगा। फिर बाकी आपका ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में देखा जाएगा कि अधिकतम पे होता है तो या न्यूनतम पे होता है। तो जो आपका ऑप्टिमम प्रोडक्शन होता है वो एवरेज कास्ट के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादित होता है। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादित होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि अनुकूलतम उत्पादन संभव है, मतलब किस प्रकार के मार्केट में संभव है, तो ये आपका हो जाएगा परफेक्ट कंपटीशन। क्योंकि जो आपका ऑप्टिमम प्रोडक्शन होता है ये केवल परफेक्ट कंपटीशन में ही संभव है और किसी मार्केट में संभव नहीं है। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में ही जो आपका उत्पादन होता है वो आपका होता है एवरेज कास्ट के ही न्यूनतम बिंदु पर होता है। बाकी अदर मार्केट में वो ऑप्टिमम से थोड़ा सा कम प्रोडक्शन होता है, ऑप्टिमम लेवल पे प्रोडक्शन नहीं होता है। तो यहाँ आपका इसका करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा। और अगर ये पूछता है कि किस मार्केट में संभव है तो ये आपका परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। औद्योगिक रुग्णता की समस्या के समाधान के लिए सुझाव देने के लिए गोस्वामी समिति की नियुक्ति। तो यहाँ आपको बताना है कि जो इंडस्ट्रियल सिकनेस है इसके लिए जो समिति गठित की है गोस्वामी समिति। यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन तैयार होगा। अगर पूछ लेता कि इंडस्ट्रियल सिकनेस के लिए कौन सी समिति गठित की गई तो ये आपका गोस्वामी समिति हो जाएगा। और वो अगर पूछता है कि कब गठित की गई थी तो उसका आपका करेक्ट ऑप्शन 1993 में हो जाएगा। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। और ये गोस्वामी समिति याद रखिएगा औद्योगिक रुग्णता के लिए 1993 में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम IAP प्रारंभ हुआ था, तो इसमें भी आपको डेट ही बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1964 में ये सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। आपका जैसे होता है PGT में आपका डेट भी काफ़ी पूछता है, तो जो जितने भी डेट रहेंगे, जो प्रोग्राम रहेगा या जो भी योजनाएं रहेंगी उसको आप लोग अच्छे से डेट सहित याद कीजिएगा, क्योंकि इससे भी आपका लगभग 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन 1964 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कर की मात्रा की तुलना में कीमतों में वृद्धि कम होती है जब। तो इसमें बताना है कि आपको जब मान लिया कर लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाए किसी चीज़ पे, तो कब जो आपकी जो प्राइस बढ़ेगी वस्तु की तो वो कब कर की तुलना में कम वृद्धि करेगी। तो पहला ऑप्शन दिया है फर्म लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पादन करती है, दूसरा है लागत समता नियम के अंतर्गत,
और तीसरा है लागत ह्रास नियम के अंतर्गत, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब कर की मात्रा की तुलना कीमतों में वृद्धि कम होती थी, तो ये उस कंडीशन में जब फर्म जो है वो आपका लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत कार्य करती है, तब ऐसा कंडीशन होता है। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्म लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पादन कर रही है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, स्वस्फूर्ति अवस्था की शर्तें जिन्हें प्रोफेसर रोस्टो ने दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग याद कीजिए कि प्रोफेसर रोस्टो ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो इन्होंने स्टेज थ्योरी दी थी डेवलपमेंट में। ठीक है, तो अगर आप लोग क्वेश्चन आता है स्टेज थ्योरी किसने दिया था, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कि या करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर रोस्टो ने दिया था। ठीक है, फिर इन्होंने उसमें 5 स्टेज की बात की थी, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए अपने। जो पहला स्टेज था ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात की थी, दूसरा था प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, तीसरा है टेक ऑफ कंडीशन, चौथा है ड्राइव टू मेच्योरिटी, और पांचवा है एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। पहला है ट्रेडिशनल सोसाइटी, दूसरा है प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, तीसरा है टेक ऑफ कंडीशन, चौथा है ड्राइव टू मेच्योरिटी, और पांचवा है एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। ठीक है, ये आप लोग पूरा इसी तरह सीक्वेंस में याद कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी सीक्वेंस भी पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ से आपका पहले ये स्टेज हो जाएगा, पांचों स्टेज याद कर लीजिए। किसने दिया था, प्रोफेसर रोस्टो ने स्टेज थ्योरी में दिया था। ठीक है, तो ये जो आपका स्वस्फूर्ति पूछा, ये आपका थर्ड स्टेज की बात करा, टेक ऑफ स्टेज में। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा, कह रहा है कि अवस्था की शर्तें बताएं। ठीक है, तो पहला है उत्पादन निवेश दर में वृद्धि, दूसरा है आर्थिक वृद्धि दर के साथ एक या दो निर्मित क्षेत्र, और तीसरा है सामाजिक और संस्थागत संरचना में परिवर्तन। ठीक है, और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा जो स्वस्फूर्ति अवस्था की है शर्तें हैं, वो आपका चारों सही है ऑप्शन। ठीक है, और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया में, मतलब इंडिया ने टेक ऑफ कंडीशन में कब इंटर कर गया, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना था उसमें इंडिया इस टेक ऑफ कंडीशन में इंटर कर गया था। ठीक है, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया टेक ऑफ कंडीशन में कब इंटर किया था, तो ये थर्ड 5 ईयर प्लान में था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यदि राष्ट्र को व्यापार से लाभ मिलता है तो उसका उपभोग बिंदु, तो पहला है उत्पादन संभाव्य सीमा पर होता है, दूसरा है सीमा के भीतर होता है, तीसरा है सीमा के ऊपर, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जब किसी राष्ट्र को जो व्यापार होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, उससे यदि लाभ मिलता है तो उसका जो उपभोग बिंदु होता है वो उत्पादन संभाव्य सीमा के ऊपर होता है। ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, उत्पादन संभाव्य सीमा के ऊपर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है हेक्सर ओहलिन प्रारूप में साधन बहुलता को परिभाषित किया गया है। पहला साधनों की भौतिक मात्रा में, दूसरा साधन कीमतों से, और तीसरा है दोनों एक और दो से, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो साधन बहुलता है इसमें आपका फिजिकल और उनके प्राइस दोनों के टर्म में परिभाषित किया गया। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दोनों एक और दो दोनों सही है, भौतिक मात्रा से भी और साधन कीमतों से भी। ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक, और एक क्वेश्चन और पूछता है कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड किसने दिया था, तो वो वहाँ पर भी आपका आंसर हो जाए हेक्सर ओहली ने ही दिया था इनको, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी इन्होंने ही दिया था। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, और मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हेक्सर ओहलिन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्र की आपूर्ति वक्र दिखाता है कि, मतलब जो एक नेशन की सप्लाई वक्र सप्लाई कर्व होती है वो क्या दिखाता है। ठीक है, पहला है कि क्या कर सकता है, दूसरा क्या निश्चित रूप से करता है, तीसरा है क्या करना चाहता है, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो एक नेशन की सप्लाई कर्व होती है वो आपका बताता है कि एक नेशन जो है क्या कर सकता है वो दिखाता है। ठीक, तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाए कि राष्ट्र क्या कर सकता है वो उसका सप्लाई कर्व दिखाता है, करेक्ट ऑप्शन एक हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है ब्याज तरलता परित्याग का प्रतिफल है। ये आपको बताया कि ये किसका स्टेटमेंट है, ब्याज तरलता मतलब लिक्विडिटी को जब परित्याग करते हैं तो वो
किसका प्रतिफल है जैसे, तो ये आपका पहला दिया है कीन्स का, दूसरा है मार्शल का, तीसरा है बर्लर का और चौथा ओलिन का। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को याद हो कि ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी कीन्स ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो ब्याज होता है या इंटरेस्ट होता है वो जो हम लिक्विडिटी को त्यागते हैं तो उसके बदले में मिलता है। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन एक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये कीन्स का कथन है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यदि दो साधन पूर्णतः स्थापन हो तो उनके बीच प्रतिस्थापन की लोच होगी, मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की बात की जा रही है। तो जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे तो उनके जो क्रॉस इलास्टिसिटी होगी, प्रतिस्थापन की लोच मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी, तो वो जो होती है क्रॉस इलास्टिसिटी वो आपका इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, इनफाइनाइट या अनंत। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन लागत जनित मुद्रास्फीति का कारण है, ठीक है। लागत जनित मतलब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात की जा रही। तो पहला उपभोग व्यय में वृद्धि, दूसरा है करारोपण में वृद्धि, तीसरा मांग में वृद्धि और चौथा मजदूरी और वेतन में वृद्धि। तो आपका होता है एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश जिसे लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं, और दूसरा होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो जो आपका कास्ट पुश इन्फ्लेशन होता है ये वेज और प्रॉफिट में जो इंक्रीज होता है उससे जो प्राइस बढ़ती है कमोडिटी की, जो इन्फ्लेशन होता है तो वो आपका होता है कास्ट पुश इन्फ्लेशन। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया है मजदूरी और वेतन में वृद्धि, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लागत जनित स्फीति आपका मजदूरी और वेतन में वृद्धि से होती है, ये मतलब मजदूरी और वेतन में वृद्धि इसके कारण है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगर आपका पूछता है कि डिमांड पुश इन्फ्लेशन में का कारण क्या है, तो डिमांड पुश इन्फ्लेशन में जो आपका एग्रीगेट डिमांड होता है उसके बढ़ने से जो प्राइस बढ़ती है तो उससे आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें भी आपको एक फिगर दिया है जिसमें से आपको बताना है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपको बताना है कि कैसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये फिगर हो गया। फिर आपका ऑप्शन में दिया है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपको निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपको चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, ठीक है, इससे आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकलती है। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी सी अपान ए सी, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, ठीक है। तो आप लोग देखिए बी सी अपान ए सी किस ऑप्शन में है, तो यहाँ आपका है ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, बी सी अपान ए सी, ठीक, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है बचत गुणक परिभाषित है, इसमें आपको मल्टीप्लायर बताना है। तो के इज इक्वल टू पहला ऑप्शन 1/r, दूसरा है के इज इक्वल टू आई, तीसरा है आई इज इक्वल टू स्मॉल के अपान आर और चौथा आर इज इक्वल टू 1/k। तो जो आपका मल्टीप्लायर होता है के इज इक्वल टू होता है 1/1 माइनस MPC, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, ये MPC हो गया। और 1 माइनस MPC होता है आपका MPS, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है, MPS हो गया। और इस MPS को ही 1/MPS भी लिख सकते हैं मल्टीप्लायर, ठीक है, के जो मल्टीप्लायर होता है 1/MPS या 1/1 माइनस MPC होगा, ठीक है। तो यहाँ पे MPS को ही यहाँ पे स्मॉल और लिखा गया है, ठीक। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, के इज इक्वल टू 1/r, और ये r जो है यहाँ पे आपका MPS है, ठीक। तो ये हो गया बचत गुणक के इज इक्वल टू 1/r हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है फिशर के परिमाण सिद्धांत की व्याख्या समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिशर का बताना है, इन्होंने एक समीकरण दिया था उसको बताना कि कौन सा है आपका। तो पहला है एम बी इज इक्वल टू पी टी, दूसरा है एम बी इज इक्वल टू वी टी, एम पी इज इक्वल टू वी टी, तीसरा है एम टी इज इक्वल टू पी वी और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक। तो जो फिशर ने अपना समीकरण दिया था वो एम बी इज इक्वल टू पी टी होता है, ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है।
फिर अगर आप लोगों से पूछे कि फिशर ने किस थ्योरी में ये समीकरण दिया, तो वो इनका थ्योरी का नाम हो जाएगा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, फिशर का है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसमें उन्होंने इस समीकरण को दिया था, या उसी को आप लोग कहते हैं कि कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच भी उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद कीजिएगा, कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच फिशर ने दिया था, या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, तो इसमें फिशर का नाम आ जाएगा और समीकरण हो जाएगा आपका एम वी इज इक्वल टू पी टी। ठीक है, तो जो इन्होंने थ्योरी दिया था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, तो इन्होंने इस थ्योरी में बताया था कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इंक्रीजेज, द प्राइस लेवल आल्सो इंक्रीजेज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, एंड द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग जो अदर थिंग्स हैं उनको कांस्टेंट रखते हुए कि मनी की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करते हैं, तो जो आपका प्राइस लेवल होता है, प्राइस लेवल होगा वो आपका बढ़ जाएगा, और प्राइस लेवल जब बढ़ेगा मतलब उसके सप्लाई ऑफ मनी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, और जो वैल्यू ऑफ मनी हो जाएगी वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अभी हम लोग ऊपर एक क्वेश्चन पढ़े हैं कि वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस लेवल का कैसा संबंध होता है, तो वो इन्वर्स रिलेशन होता है कि प्राइस लेवल अगर बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी। ठीक है, वी इज इक्वल टू 1/p हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो वो यहीं से आया था। ठीक है, अगर हम लोग क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ाएंगे तो प्राइस लेवल बढ़ेगा और वैल्यू ऑफ मनी घट जाएगी, ये फिशर की थ्योरी थी। ठीक है, तो ये आप लोग याद कीजिए, रख लीजिएगा, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी फिशर, उनका समीकरण हो गया एम वी इज इक्वल टू पी टी, या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को ही कैश ट्रांजेक्शन अप्रोच भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन ए है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अर्थशास्त्री निम्नलिखित मान्यताओं में से किसी उपभोक्ता के संदर्भ में हमेशा मानते हैं। ठीक, बाजार में विवेकपूर्ण है, दूसरा है आय से ज़्यादा व्यय नहीं कर सकता, तीसरा है दैनिक मजदूरी कमाने वाले हैं, और चौथा है उनकी रुचियाँ समान दिशा में कार्य करती हैं। तो ठीक है, तो इसमें जो हम लोग इकोनॉमिक्स में होता है, जो हम लोग कंज्यूमर को मानते हैं, कंज्यूमर को एक रैशनल मान के चलते हैं। ठीक है, मतलब विवेकपूर्ण मानते हैं, मतलब उसके पास कुछ दिमाग है, वो अपने दिमाग का प्रयोग करके कोई भी निर्णय ले सकता है। ठीक है, ये हम लोग इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर के बारे में मान के चलते हैं। ठीक, तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे बाजार में विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बाजार कीमत है, तो पहला है अल्पकालीन संतुलन कीमत, दूसरा है दीर्घकालीन संतुलन कीमत, तीसरा है स्वतंत्र बाजार, और चौथा है सभी बाजारों की औसत कीमत। ठीक, तो जो बाजार कीमत होती है वो आपका शॉर्ट रन कीमत को बताता है, तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्पकालीन संतुलन कीमत। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो ये शॉर्ट रन की कीमत होती है, तो शॉर्ट रन होने के कारण इसमें जो होता है सप्लाई जो होती है वो लगभग फिक्स्ड रहती है, इसको मतलब बढ़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्राइस डिटरमाइन होता है वो मांग के आधार पे मांग पे ही डिपेंड करता है। जैसे अगर आपका डिमांड बढ़ गया तो आपकी प्राइस बढ़ जाएगी उस कमोडिटी की, और डिमांड घट गई तो उस कमोडिटी की प्राइस जो है घट जाएगी। ठीक है, तो इसमें अगर इस तरह के अगर बाजार में हम लोग देखें कौन कौन से वस्तुएं हैं, तो जैसे हम लोग रोज़मर्रा की चीज़ें, जैसे मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, तो ये सब चीज़ें जो ख़राब होने वाली चीज़ जल्दी ख़राब हो जाएंगी, तो ये सब चीज़ें आपके इस मार्केट में आ जाएंगी, और इनकी जो है हम लोग एक तुरंत सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हैं इनकी। ठीक है, तो इनके अगर डिमांड जैसे बढ़ जाती है तो इनके हम लोग प्राइस बढ़ा देते हैं, और डिमांड अगर कम है तो उनकी प्राइस घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइस डिटरमाइन होता है वो डिमांड के आधार पे ही होता है, और सप्लाई जो होता है आपकी फिक्स रहती है। तो ये करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, अल्पकालीन संतुलन कीमत। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न कोटि की वस्तु के लिए आय उपभोग वक्र की ढाल। ठीक है, यहाँ आपका आय उपभोग वक्र मतलब इनकम कंजप्शन कर्व की बात की जा रही है, ICC। ठीक, निम्न कोटि की वस्तु मतलब इन्फीरियर गुड्स के लिए बात की जाए, तो इन्फीरियर गुड्स के लिए जो होता है वो आपका होता है बैकवर्ड बेंडिंग होता है। ठीक है, मतलब पीछे की तरफ मुड़ा हुआ, तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, पीछे की तरफ मुड़ती हुई होती है। ठीक है, ये आपका हो गया ऐसे रहता है, तो ये ऐसे पीछे की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, या ये आपका ऐसे ही इन दोनों, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ आपका X इन्फीरियर गुड हो जाएगा, यहाँ पे आपका Y इन्फीरियर गुड हो जाएगा, मतलब पहले कुछ देर बढ़ेगी फिर उसके बाद धीरे धीरे घटती जाएगी। ठीक, एक पॉइंट तक बढ़ेगी फिर उसके बाद ये बैकवर्ड बेंडिंग हो जाएगी, इस तरह होती है। तो इनकम कंजम्पशन कर्व
आपका अगर पूछेगा इन्फीरियर गुड्स के लिए तो वो पीछे की तरफ मुड़ती हुई होती है। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर अगला क्वेश्चन है, एक अपवाद वाली मांग वह है जिसकी ढाल, ठीक है, तो हम लोग पढ़े जैसे डिमांड कर होता है वो आपका इस तरह होता है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। फिर इसमें अगर पूछा अपवाद वाली मांग वक्र, तो अपवाद वाली मांग वक्र जैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो अपवाद में क्या हो जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा लेफ्ट टू राइट, ठीक, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे आपका निगेटिव होता है और यहाँ आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव आपका होता है गिफन गुड्स के केस में होता है, ठीक है, तो गिफन गुड्स में होता है ये अपवर्ड होता है लेफ्ट टू राइट वर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया है दाईं ओर उठती हुई होती है, फिर दूसरा दाईं ओर गिरती हुई होती है, तीसरा है बाईं ओर उठती हुई, चौथा है एक्स अक्ष के क्षैतिज हुई। तो जो अपवाद हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा दाईं ओर उठती हुई होती है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है दाईं ओर उठती हुई। और ये पूछे किस किस गुड्स के, तो ये आपका हो जाएगा गिफन गुड्स के कंडीशन में होती है। और ये हो गया उसका स्लोप इस तरह बनता है, ठीक है, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और पॉजिटिव रहता है। ये हो गया आपका ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन हो गया, एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है शब्द है, ठीक है, तो पीजीटी में आपके काफ़ी सारे स्टेटमेंट भी आते हैं तो उसको भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो इसमें पूछा एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, ठीक, तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये नर्स का स्टेटमेंट है, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है, तो वो आप लोग याद कीजिएगा। देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है नर्स ने कहा था, ठीक है। फिर इसी तरह एक आपको अभी आगे एक क्वेश्चन मिलेगा, जो पूंजी होता है वो आपका कारण और परिणाम दोनों होता है, मतलब ऐसे देशों में अंडर डेवलप्ड कंट्री में, ठीक है, क्योंकि पूंजी की कमी है तो हम लोगों का जो प्रोडक्शन है वो कम होता है, और प्रोडक्शन कम होता है तो इसलिए पूंजी भी कम होती है। तो ये एक विशियस सर्कल चलता रहता है इस तरह, ठीक है। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, नर्स का ये स्टेटमेंट है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।